मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास के सिविक्स का 3rd चैप्टर देखेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, कि ये पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से अपना एक अलग से प्रोपोर्शन रखते हैं और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इसी के आधार पर डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity doesn't threat democracy. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो सोशल डाइवर्सिटी है वो किसी भी तरीके से थ्रेटन नहीं होती, चेतावनियां नहीं होती हमारे डेमोक्रेसी के लिए, वो एक तरीके से स्ट्रेंथन का वर्क करते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेज इज पॉसिबल। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो हर एक सोशल डिफरेंसेस के उनके अंदर पॉसिबल है एंड सम टाइम क्वाइट डिजायरेबल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और बहुत बार ये जरूरी भी हो जाता है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे आप सभी को पता है बच्चों, एक तरीके के जो फूल है वो गुलदस्ता नहीं बना सकते, हमें उसके लिए डाइवर्सिटी को लेना होगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसकी भी ब्यूटी जो है वो उसके डाइवर्सिटी के अंदर निहित होती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी अप्लाई दिस आइडिया टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। हम देखेंगे कि ये आइडिया किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हुए इन इंडिया के अंदर वी लुक एट 3 काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ सोशल डाइवर्सन एंड अनइक्वलिटी। हम देखेंगे कि 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेंट हैं, जिससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये सोशल डिफरेंसेस किस चीज़ पे बेस हैं? जेंडर बेस हैं, रिलीजन बेस हैं और कास्ट बेस हैं। इन ईच केस, सभी केसेस के अंदर वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर इनकी कौन सी नेचर या फिर ये किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं हमारी कंट्री को, और देखेंगे कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से ये अपना एक्सप्रेशन गेन करते हैं। वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। वी आल्सो आस्क, हमें यह भी देखना होगा वेदर डिफरेंस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेज आर हेल्दी और अदरवाइज इन द डेमोक्रेसी। हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने में हमें एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अदरवाइज, मतलब दूसरी चीज़ें या फिर किसी तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं हमारी सोसाइटी को। लेट्स बिगिन विद जेंडर डिवीजन। हम स्टार्ट करते हैं लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिवीजन होता है उससे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्चिकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। ये एक ऐसी हायरार्चिकल डिवीजन है जो हर जगह पर आपको मिलेगी, बट इन रेयरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन इसको कभी भी पॉलिटिक्स की स्टडी में हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बहुत कम इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द जेंडर डिवीजन tends to be understood as nature and unchangeable। जो सोशल साइंस के अंदर जो जेंडर डिवीजन है वो हमेशा नेचुरल और अनचेंजेबल मानी जाती है। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। लेकिन यह किसी भी तरीके से बायोलॉजी के बेस पे नहीं है। नेचर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप। लेकिन ये बेस है हमारे सोशल एक्सपेक्टेशन से कि हम किस तरीके से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं और किस तरीके का हम लोगों ने स्टेरियोटाइप, मतलब किस तरीके की रूढ़िवादिता हम लोगों ने बना ली है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, हम देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ जेंडर। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट ऑल द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्किंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। हम लोगों ने देखा कि जब बॉयज़ और गर्ल्स को बड़ा किया जाता है उसी टाइम उनके माइंडसेट कर दिया जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वुमेन की है वो हाउस वर्क की है और बच्चों को पालने की है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन एन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और यही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को रिफ्लेक्ट करता है। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। According to this theory, the main work of women is to doing the household work or the domestic work or to organize the work with the help of domestic workers. Okay, are most familiar। यही जो हमारे ये जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैमिलियर से। Women do all work inside the house such as
वुमेन सभी काम घरों के करती हैं, जैसे कि एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो आदमी है वो बाहर के काम करते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैन कांट डू हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि आदमी घर के काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। वो बेसिकली ये समझते हैं, साधारणतः ये समझा जाता है कि ऐसे काम लेडीज़ के लिए बनाए गए हैं, उन्हें ही इनको अटेंड करना है। व्हेन दी जॉब आर पेड फॉर, लेकिन जब ये काम पेड फॉर मतलब सैलरी के लिए किए जाते हैं, पैसों के लिए किए जाते हैं, मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स, आदमी तैयार हो जाते हैं ये काम करने के लिए। मोस्ट टेलर और कुक इन होटल्स आर मेल, आप देखोगे कि टेलर्स जो हैं या फिर कुक हैं होटल्स के अंदर बेसिकली मेल रहते हैं। सिमिलरली इट इज़ नोट दैट वुमेन डू वर्क आउटसाइड देयर होम, सिमिलरली ऐसा नहीं है कि वुमेन्स बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस, गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, वुमेन फैचिंग वाटर, पानी लेके आते हुए लेडीज़ को, कलेक्टिंग फ्यूल जो फ्यूल है या फिर जो लकड़ियां हैं वो कलेक्ट करते हुए, एंड वर्किंग इन द फील्ड, और खेतों में काम करते हुए। इन अर्बन एरिया में भी अगर हम देखते हैं, पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर्स इन मिडिल क्लास होम्स, मिडिल क्लास घरों में डोमेस्टिक वर्कर की तरह पुअर लेडीज काम करती हैं, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, और उसी तरीके से मिडिल क्लास जो वुमेन है वो ऑफिसेज के अंदर काम करते हैं। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सोर्ट्स ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, डोमेस्टिक लेबर को छोड़कर बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो हैं वो थोड़ा बहुत पेड वर्क करती हैं। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड, लेकिन उनके काम की वैल्यू नहीं रखी जाती है, एंड डोंट गेट रिकॉग्नाइज, और उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, उसको रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दिया जाता। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट, जो रिजल्ट है इस तरीके की लेबर के डिवीजन का, उसका वो ये है, वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनमें से आधी लेडीज हैं। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स, अगर हम उनका पब्लिक लाइफ में रोल देखते हैं, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखते हैं, इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, सभी सोसाइटीज़ के अंदर कम होता है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, अगर पहले की हम बात करते हैं तो सिर्फ आदमियों को ही अलाउ किया जाता था कि वो पार्टिसिपेट करें पब्लिक अफेयर्स के अंदर, वोट करें और कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसर्स, और वो एक तरीके से पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं उन पदों पर जाएं। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज राइजिंग इन पॉलिटिक्स, आहिस्ता आहिस्ता जो जेंडर इशू था वो राइज होने लगा पॉलिटिक्स के अंदर। वुमेन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एडवोकेट फॉर इक्वल राइट्स, वुमेन्स जो अलग अलग पार्ट्स में रहती थी उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मांग की कि हमें इक्वल राइट मिलने चाहिए। There were agitation in different countries for the extension of voting right to women, बहुत जगह आंदोलन हुए जिसमें जो एक्सपांडेशन है, मतलब जो पहले आदमियों को ही जो वोटिंग राइट दिया जाता था उसको एक्सपांड करके लेडीज तक भी फिल्टर किया जाने की मांग की जाने लगी। These agitation demand enhancing the political and legal status of women, इसी तरीके के जो विरोध थे उन्हीं से डिमांड हुई कि किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर इन्हेंस हो और लीगल स्टेटस लेडीज़ का जो है वो इंक्रीज करे, इम्प्रूव करे, एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी, और इसी के साथ उनकी करियर और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, बहुत सारे ऐसे रेडिकल मूवमेंट भी हुए जिसके अंदर इक्वल राइट्स की बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई, पर्सनल बिहाफ पे भी और फैमिली बिहाफ पे भी। दीज मूवमेंट्स इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, इसी तरीके के वुमेन जो मूवमेंट थे उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता था। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑन जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज वन क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ।
अगर हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं जेंडर बेस्ड अनइक्वलिटी का, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वुमेन्स की जो पब्लिक लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कुछ वर्क करने होंगे. वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर which were earlier not considered suitable for women. आज के दिन हम बहुत सारी वुमेन्स को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टीच करते हुए देखेंगे, जो पहले उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती थी. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड. द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई. जो पब्लिक लाइफ में लेडीज़ का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ऊंचा है. इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी आज के दिन भी वुमेन जो है वो बहुत पीछे चल रही है. आवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड. हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी क्या है बच्चों? मेल डोमिनेंट है. पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, पिता आधारित सोसाइटी है. मैन फेस्ड डिसएडवांटेज, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे. आज के दिन भी जो वुमेन है वो डिफरेंट तरीके से डिसएडवांटेज फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं और बहुत तरीके से ऑप्रेसिव फील करती हैं. अब इनके पॉइंट हम देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए बच्चों, वो है लिटरेसी रेट. आप सभी को पता होगा किसी भी क्लास को आगे जाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो एजुकेशन होती है. द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर दैट 76% अमंग मैन. अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं तो वुमेन्स की लिटरेसी 54% है. अगर हम कंपेरेटिवली मैंस की देखते हैं तो वो कितनी रहेगी बच्चों? वो 76 रहेगी. सिमिलरली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर हायर एजुकेशन. इसी तरीके से बहुत छोटा प्रोपोर्शन गर्ल्स का है जो हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाती हैं. व्हेन वी लुक एट द स्कूल रिजल्ट, जब हम स्कूल रिजल्ट को देखते हैं, गर्ल्स परफॉर्मेंस एज वेल एज बॉयज़ इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस. हम देखते हैं कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस बॉयज़ की परफॉर्मेंस से खराब नहीं है, वो इक्वल ही आपको दिखाई देगी. But they drop out because their parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equal on their son and daughter. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ ड्रॉप आउट कर जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने रिसोर्स मीन जो उनके पास पैसे हैं उन सबको बॉय की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, रेदर देन कि वो दोनों को इक्वली प्रमोट करे स्टडी के लिए. ऐसा नहीं होता. मेनली बॉय को वो ऐसा समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारा नाम आगे ले जाने के लिए एक बॉय ही सफिशिएंट है. दैट्स वाई दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बॉयज एजुकेशन ओनली. नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल. यह भी कोई वंडर की बात नहीं है कि वुमेन्स का जो प्रोपोर्शन है हाई पेड जो जॉब होती हैं वहाँ पर बहुत कम है. ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन द एवरेज मैन एवरी डे. अगर हम वर्क की बात करते हैं तो इंडियन वुमेन 1 घंटा ज़्यादा वर्क करती हैं अगर हम एवरेज देखते हैं एक मैन की. येट मच ऑफ आवर वर्क इज़ नॉट पेड. लेकिन उसका ज़्यादातर काम जो है वो पेड नहीं होता है. एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यू. यही रीज़न है कि उसके काम की वैल्यू नहीं होती. थर्ड जो पॉइंट हम देखेंगे बच्चों वो इक्वल राइट देखेंगे कि किस तरीके से इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, जो बहुत लेट में हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ के लिए डिबेट हो रही थी, लेकिन 1976 में जाकर वो एक्ट पास किया गया, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसके अंदर इक्वल सैलरी एक्ट भी हम बोलते हैं.
1976 में इसको प्रोवाइड किया गया था दैट द इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पर बताया गया कि समान काम के लिए हम लोगों को समान वेतन मिलेगा। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ वर्क, लेकिन जहाँ पर हम वर्क के एरियाज को देखते हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा, वो चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो या सिनेमाज के अंदर हो, टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड या फिर फैक्ट्रीज के अंदर या फील्ड के अंदर, वुमेन आर पेड लेस देन मैन। हम देखते हैं कि वुमेन्स को हमेशा कम पे किया जाता है अगर हम कंपेरेटिवली देखते हैं मैन से, इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहे हैं तब भी हम लोग देखते हैं कि मेनली जो वुमेन है उसको कम पे किया जाता है मैन से। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया parents prefer to have son and find the way to have the girl child aborted before she is born। हम लोगों ने ये भी देखा है, ये हम लोगों की हार्श रियलिटी है। अगर हम नदर्न इंडिया की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, तो दिस इज़ द क्रूशियल वे, जिसका हम अभी तक जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें से सबसे चीपेस्ट जो प्रोपोर्शन हमारी सोसाइटी का वो यही है कि मोस्टली जो इंडियन पेरेंट्स हैं दे प्रेफर टू हैव अ सन रेदर देन अ गर्ल, एंड इफ देयर इज अ गर्ल इन द टॉम दे वांट टू अबॉर्ट दैट चिल्ड्रन। Such sex-selected abortion led to a decline in the child sex ratio। और इसी तरीके का जो सेक्स सेलेक्टेड अबॉर्शन है उसी की वजह से डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो के अंदर। इन द कंट्री इज मेयरली 940 एज इन मैप। यहाँ पर मैप दिया गया है बच्चों जिसके अंदर चाइल्ड रेशियो दिखाया गया है। अगर हम नदर्न इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसी क्रूशियल स्टेज पे है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। शोज द रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेस। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेक्स रेशियो 850 से और कहीं कहीं पर तो 800 से भी नीचे है। There are reports of various kind of harassment, exploitation and violence against women। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे केस रिपोर्ट किए जाते हैं जहाँ पर हरेसमेंट किया जाता है, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है लेडीज़ के अगेंस्ट। अर्बन एरिया हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया की तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो अगर हम बच्चियों के बारे में देखते हैं तो वो अनसेफ है। आप सभी को पता है किस मामले में अनसेफ है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम। अपने खुद के घर में भी वो सेफ नहीं है। किन चीज़ों से? फ्रॉम बेटिंग, हार्शमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पर उनको पीटा जाता है, हरास किया जाता है और डिफरेंट डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर किए जाते हैं। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब हम देखते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर पॉलिटिकल पावर किसी भी क्लास को मिलती है वहीं से सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं बच्चों। और यही रीज़न है यहाँ पर भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया है कि वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हम देखेंगे कि आज तक कितना रहा और फिर देखेंगे कि किस तरीके से एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है वाइल वी आर इम्प्रूविंग द सिचुएशन, द स्टेटस ऑफ वुमेन्स। ऑल दिस इज वेल नोन, ये सब जानते हैं, येट इशू रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। जो इशू लेडीज से के अच्छाई से संबंधित होते हैं या फिर उनकी बाकी चीज़ों से संबंधित होते हैं, उनको एडुकेट अटेंशन नहीं दी जाती, जितनी चाहिए उतनी अटेंशन नहीं दी जाती। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट to the conclusion that unless women control power, their problem will not be get adequate attention। बहुत सारी feminist women जो हैं या फिर जो वुमेन्स मूवमेंट करने वाले हैं, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जब तक वुमेन्स जो हैं वो पावर को कंट्रोल नहीं करेंगी, ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती रहेंगी। वन वे टू एंश्योर दैट इट इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लेके जाएं। इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। जो प्रोपोर्शन है वुमेन का लेजिस्लेचर के अंदर
इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर तो वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज क्रॉस्ड 10% एंड इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009। अगर हम देखते हैं लोकसभा के अंदर तो बड़ी मुश्किल से 10% क्रॉस किए हैं स्ट्रेंथ वुमेन्स की लोकसभा के अंदर 2009 के अंदर। अब आप समझ सकते हो 1947 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन किया और 10% होते होते हम लोगों को कितने ही साल लग गए। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। और यहाँ पर चीज़ें अगर हम देखते हैं उससे भी बुरी हैं। अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं, दे आर लेस देन 5%। इन दिस रिस्पेक्ट, इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, इंडिया इज ऑलमोस्ट द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि इंडिया वन ऑफ द बॉटमेस्ट जो देखते हैं उनके अंदर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर दिखाया गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोगों को नॉर्डिक कंट्रीज दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में, जिसके अंदर कौन से स्टेट कंट्री रहते हैं, जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड रहते हैं। अब ये नॉर्डिक कौन से हो गए, ये तो हम लोगों ने कभी नहीं जाना। तो नॉर्डिक के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पढ़ चुके थे कि वहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इवन द अरब स्टेट्स विच आर इस्लामिक स्टेट, जहाँ पर माना जाता है कि वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता, दे आर हायर पार्टिसिपेशन देन इंडिया। Okay, here we have to see average of several domestic developing countries of Africa and Latin America. इंडिया का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। अगर हम कंपेरेटिवली देखते हैं, बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं अफ्रीका के, लेटिन अमेरिका के, उनसे भी कम हैं। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट एंड लार्ज ऑल मेल even when a woman become the chief minister or the prime minister। जो कैबिनेट होता है उसके अंदर आपको मोस्टली मेल दिखाई देंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई लेडी ही रही हो। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगल बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक लीगली बाइंड किया जाए, लीगली एक तरीके से एक बाइंड किया जाए, एक बंधन बनाया जाए कि वुमेन्स का प्रोपोर्शन जो है वो इलेक्टेड बॉडीज के अंदर कितना रहना चाहिए। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। ये उसी तरीके से है जैसे पंचायती राज में इंडिया ने किया है। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मतलब पंचायती राज जो सिस्टम है वहाँ पर 1/3 जो सीट्स है दे आर रिजर्व्ड फॉर द women only, they are reserved for the women only. In panchayats and municipalities are now reserved for women। पंचायत के अंदर, म्यूनसिपल पार्टीज के अंदर उनको रिजर्व करके रखा हुआ है कि 1/3 मीन्स 33% जो वुमेन है उनके लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज की अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन वुमेन्स का फिर भी ठीक है, 10 लाख के अराउंड आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर reservation of at least 1/3 of seat in Lok Sabha and the State Assembly for women। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, ऐसे फेमिनिस्ट या वुमेन मूवमेंट के लीडर्स हैं जो 1/3 प्रोपोर्शन मांगते हैं रिजर्वेशन का लोकसभा और अदर स्टेट असेंबलीज के अंदर। अ बिल विद दिस proposal has been pending before the parliament for more than a decade। एक दशक से ज़्यादा हो चुका इस बिल को असेंबली में आए हुए, हमारी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर आए हुए, बट देयर इज़ नो कंसेंस ओवर द अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। द बिल हैड नॉट बीन पास्ड, बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फ्रॉम द सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो जेंडर डिवीजन है
वो एक तरीके का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे सोशल जो डिवीजन है वो उसके नीड के अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिक्स में अपना एक्सप्रेशन चाहिए, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो चाहिए। दिस इज आल्सो शोन दैट, यह भी दिखाता है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, वुमेन्स वाला। डू बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए या फिर मिलेगा व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू, जब सोशल डिवीजन एक तरीके से पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। डू यू थिंक दैट द वुमेन कुड हैव मेड द गेन वी नोटेड बिलो। अब जो हम लोगों ने पहले देखा है उन सबको, वो कब आपके अकॉर्डिंग कब वुमेन गेन कर सकती हैं, इफ़ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट राइज इन पॉलिटिकल डोमेन। अगर पॉलिटिकल डोमेन में इस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट होता रहेगा तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी तरीके से वुमेन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर एक फेमिनिस्ट को दिखाया गया है जो इस रिजर्वेशन बिल को लेकर पार्लियामेंट के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो जो मैन है वो बोल रहे हैं डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, कि हम आपके लिए एक रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट गेट्स दिखाए गए हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय द मेल। ये शो करता है कि दैट द MLA और MP हु इज इन पावर डोंट वांट टू टेक दिस बिल अहेड, इसको आगे नहीं ले जाना चाहते, इसको क्लियर नहीं करना चाहते। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से रिलीजन जो है वो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस और कैसे उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल्दो हम यहाँ पर पढ़ चुके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जो 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं लोकल बॉडीज़ के अंदर, इज इट रियली वर्थ, क्या ये सचमुच कोई इम्पोर्टेंस रखती हैं। बिकॉज द मेन पावर इज स्टिल इन द हैंड ऑफ द मेल पर्सन ऑफ देयर फैमिली। इवन जो पंचायत के अंदर सरपंच होता है वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड के नाम पे तो लेडीज़ के नाम पे काम होता है, लेकिन जो मेन पावर है दैट स्लेज इन द हैंड ऑफ द हस्बैंड ऑफ दैट सरपंच। मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूँगी कि इस बारे में आप क्या सोचते हो। मेरी वीडियो पसंद करने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।